हेलो जी। तो आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक गोल्ड गोल्ड लेंडर कंपनी की। एक एनबीएफसी है जिसका नाम है मन्नापुरम फाइनेंस। तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड लेंडर है। इससे बड़ा गोल्ड लेंडर कौन है? इससे बड़ा गोल्ड लेंडर है मुथूट फाइनेंस। अब मुथूट फाइनेंस का भी आज रिजल्ट निकल गया, उसके बारे में भी आज हम एनालिसिस कर ही लेंगे। पर देख लेते हैं पहले कि सेकंड नंबर प्लेयर ने कैसा रिजल्ट निकाला है। इनका रिजल्ट क्या निकल गया था, आज हम इनका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो रफली रफली 17,000 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। और अगर बात करें दोनों की दोनों जो हमारी कंपनी है नंबर वन नंबर टू, दोनों की दोनों साउथ ऑफ इंडिया में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन रखती हैं। वो आगे चल के हम देख भी लेंगे। मुथूट का भी साउथ ऑफ इंडिया में बहुत कंसंट्रेशन है और मन्नापुरम का भी साउथ ऑफ इंडिया में बहुत कंसंट्रेशन है। अगर हम एयूएम ग्रोथ की बात करें तो एयूएम इनका बढ़ा 21.2% ऑन वाई वाई लेवल एंड 6.8% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और वहीं अगर हम गोल्ड लोन एयूएम की बात करें, जो इनका ब्रेड एंड बटर सेगमेंट है, जो मेजोरिटी ऑफ सेगमेंट है इनका पूरी लोन बुक का, उसके बारे में बात करें तो उसमें हमें पता चलेगा उसमें ग्रोथ आया है 15% का ऑन अ वाई वाई लेवल एंड 9.7% का ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो यहाँ पर है पहली प्रॉब्लमैटिक चीज कि भाई आपका जो जो एकदम कोर सेगमेंट है, जो आपका गोल्ड लोन सेगमेंट है, जो आपका एकदम पुख्ता सेगमेंट है, जो आप इतने सालों से चलाते आ रहे हो, उसका ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो रहा है। जब आपका मेजोरिटी पोर्शन ऑफ द एयूएम आपका आपका आता है गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में से और उसका ग्रोथ रेट नीचे जाएगा तो ओवरऑल कंपनी का भी ग्रोथ रेट नीचे चला जाएगा। अगर हम बात करें तो एयूएम ग्रोथ आया 21% का। अगर यही केस हुआ होता कि ओवरऑल एयूएम ग्रोथ आता 30% का और वहीं जो गोल्ड लोन वाला बुक है वो बढ़ता 25% से, तो भी ये अच्छा ग्रोथ रेट होता। बट यहाँ पर ये जो एयूएम ग्रोथ आया गोल्ड वाले सेगमेंट में 15% के आसपास का, ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है? क्योंकि आप एक छोटा सा तो कंपनी हो, आपका कुछ एयूएम में करीबन 44,500 करोड़ के आसपास का आपका मार्केट कैप करीबन करीबन 17,000 करोड़ के आसपास का है। और फिर आपका जो एकदम कोर सेगमेंट है उसमें अगर आपको सिर्फ 15% का ही ग्रोथ मिलता है तो ये कंसर्निंग चीज है। क्योंकि 15% का ग्रोथ रेट, 15% से ज्यादा का ग्रोथ रेट तो हमारे सबसे बड़े दो बैंक ही ले आते हैं, जिनका लोन बुक आपसे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक का लोन बुक करीबन करीबन 26-27 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। और वहीं वहीं अगर एसबीआई की बात करूं तो करीबन करीबन 35-36 लाख करोड़ रुपए के आसपास का उनका लोन बुक है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90 गुना बड़ा लोन बुक है अपना मन्नापुरम से इन इन दोनों बैंक्स का। तो आप इतने छोटे बेस पे भी अगर आपका जो कोर सेगमेंट है उसमें सिर्फ आप 15% की ग्रोथ लेके आ रहे हो तो एक प्रॉब्लमेटिक चीज बन जाती है। फिर भी अगर हम लोन बुक सेगमेंटेशन देख लें तो हमें पता चलेगा इनका 53% आता है इनके गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में से, 25% आता है माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में से, जिनके लिए इन्होंने एक नई कंपनी एक्वायर भी करी है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस करके। उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। 4% आता है इनका हाउसिंग फाइनेंस लोन से। और ये एकदम छोटा सेगमेंट है क्योंकि अभी अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। 10% आता है व्हीकल फाइनेंसिंग से। ये है इसमें इसमें मेजोरिटी पोर्शन है कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग का, और वो भी यूज्ड कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग का सेगमेंट है। 7% आता है एमएसएमई से और 2% आता है एनबीएफसी से। ये एनबीएफसी वाला क्या हो गया, जैसे हमने ट्रू कैप में देखा था कि ट्रू कैप को लेंडिंग करता था, तो ये दूसरी एनबीएफसी को को लेंडिंग के लिए पैसा देते हैं। ये वो वाला 2% है, जो 2% आ गया हमारा को लेंडिंग से। तो ये देखिए हमने कहा। अगर हम ग्रोथ रेट देखें गोल्ड वाले सेगमेंट की, तो गोल्ड वाले सेगमेंट में ग्रोथ रेट आया था 15% का। और माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में ग्रोथ रेट है 21% का। ये सारे वाई वाई लेवल पे नंबर बात कर रहे हैं हम। हाउसिंग फाइनेंस 32% पे ग्रो कर रहा है, व्हीकल फाइनेंस 63% पे ग्रो कर रहा है। और अगर हम कॉस्ट ऑफ बोरिंग की बात करें तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग पूरी कंपनी की बात कर रहे हैं, सेगमेंट वाइज भी हम बात कर लेंगे, पहले एक बार पूरी कंपनी की बात कर लेते हैं। तो पूरी कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरिंग स्टेबलाइज हुआ ऑन क्वार्टर लेवल और रहा 9.3% के आसपास। तो 9.3% पिछले क्वार्टर में भी था, इस क्वार्टर में भी 9.3% के आसपास ही रहा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अच्छी बात है कि आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग स्टेबलाइज हो रहा है। अगर हम गोल्ड वाले सेगमेंट के आरओए की बात कर लें, अब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जो जो हमारा गोल्ड वाला सेगमेंट है उसके बारे में, जो 53% ऑफ द टोटल लोन बुक है उसके बारे में। तो हमें पता चलेगा जो आरओए है वो गिर गया है फ्रॉम 5.1% टू 4.8% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। वहीं आरओई स्टेबल रहा फ्रॉम एट 16.7% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो आरओई भी खराब तो हुआ है वाई वाई लेवल पे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे स्टेबल रहा है। आरओए भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे खराब हो गया। तो ये एक समस्या वाली चीज है कि आपका आपका आरओए आरओई कम हो रहा है, क्योंकि जब तक आपका आरओई का डायरेक्शन सही जगह पर नहीं रहेगा तब तक बात बनेगी नहीं। पर आरओई का डायरेक्शन सही ट्रेंड में रहने के लिए सही ट्रेंड में रहने के लिए आपका आरओए का डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरओई इज आरओए इनटू लेवरेज। तो जब तक आपका आरओए का ट्रेंड सही नहीं बैठेगा तो आपका आरओई का ट्रेंड भी सही नहीं बैठ पाएगा।
अगर हम बात कर ले एसेट क्वालिटी की गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में, तो उसमें हमें पता चलेगा कि ग्रॉस एनपीए नंबर है 2% का और नेट एनपीए नंबर है 1.7% का। देखो वैसे तो जो हमारा गोल्ड लोन होता है उसमें हमें ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर देखने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये तो जो कोलैटरल है वो बहुत ही लिक्विड है। आप जाके सीधा गोल्ड ऑप्शन कर दोगे और आपको पैसा मिल जाएगा, इसमें कोई माथापूरी है ही नहीं, होती ही नहीं। बट फिर भी आरबीआई के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इन लोगों को अपना नंबर रिपोर्ट करना पड़ता है ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए का, इसीलिए हम देख भी रहे हैं, है ना? तो इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। ऊपर से अगर हम इनके लोन टू वैल्यू रेशो की बात करें, लोन टू वैल्यू रेशो क्या हो गया कि 100 रुपए के गोल्ड कोलाटरल के ऊपर आपने लोन कितने रुपए का दे रखा है। तो आरबीआई का मैक्सिमम लिमिट है 75% का, और इन्होंने दे रखा है लोन 60% का, तो मतलब बहुत ही सिक्योर्ड बैठे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो जो हमारा गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में ग्रॉस एनपी नेट एनपी आता है उसको हम छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि क्योंकि अगर फॉर सपोज जो बोरोवर है उसने 3 ईएमआई अपना मिस कर दिया, वो ग्रॉस एनपीए में चला गया, फिर वो नेट एनपीए में चला गया, और फिर वो अकाउंट खत्म होने वाला है, तो उसको उठा के सीधा जो एनबीएफसी है उसको उसको ऑप्शन करेगी और अपना पैसा रिकवर कर लेगी विद इंटरेस्ट, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर हम बात करें ओपेक्स की, तो ओपेक्स भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, क्योंकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ रही है और नीचे नीचे स्केल बढ़ता जा रहा है, तो इनका ओपेक्स परसेंटेज भी देखेंगे तो फ्रॉम 6.5% टू 6.1% आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो 17% आता है हमारा नॉर्थ से, 10% आता है ईस्ट से, 10% ही आता है हमारा वेस्ट से, और साउथ में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है 63% का। तो वो तो हमें पता ही चल ही रहा था कि भाई मन्नापुरम और मुथूट दोनों के दोनों साउथ में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। और हमें ये भी पता चल गया कि मन्नापुरम 63% अपना एयूएम लेके आता है, गोल्ड एयूएम लेके आता है हमारा साउथ से। और इनका गोल्ड का एवरेज टिकट साइज देखने जाए तो वो भी 75,000 रुपीज का है, तो मतलब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये गोल्ड लोन देते हैं, कि एक तो जब गोल्ड लोन में जो साइज होता है वो छोटा होता है, तो आपका पैसा वापस जल्दी आता है। सपोज आपने 100 रुपए का लोन दिया, तो 100 रुपए का अगर आपने होम लोन दे दिया तो गई गई 10 साल की, 10 साल बाद आपको पूरा 100 रुपया देखने को मिलेगा। बट वहीं अगर आप गोल्ड लोन देते हो तो गोल्ड लोन 3 महीने 6 महीने ज्यादा से ज्यादा साल भर के अंदर अंदर विद इंटरेस्ट पूरा का पूरा पैसा आपके पास वापस आ जाता है, तो ये गोल्ड लोन की बहुत ही बेहतरीन बात है। अगर हम माइक्रो फाइनेंस डिवीजन की बात कर लें, तो माइक्रो फाइनेंस डिवीजन में कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं किया, उसके अलावा उसने सिर्फ पैट को नीचे लाने का ही काम किया। अगर हम देखें पैट में डिग्रोथ आया 16% का ऑन वाई लेवल और 3% का ऑन क्वार्टर क्वार्टर लेवल। उनकी एसेट क्वालिटी भी खराब हो गई, मतलब एसेट क्वालिटी भी ओवरऑल सेगमेंट में सबसे ज्यादा खराब माइक्रो फाइनेंस डिवीजन की है, क्योंकि उनका ग्रॉस एनपी है 3% का और नेट एनपी है 1.4% का। बट फिर भी हमें वही चीज देखनी है कि इनका ट्रेंड सही तरफ से है, मतलब इनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे देखेंगे तो ग्रॉस एनपी नेट एनपी नंबर इंप्रूव हुआ है। बट जितने भी सेगमेंट है सबसे खराब एसेट क्वालिटी इनके इनके माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट की है। अगर हम हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट की बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में आया 32% का ग्रोथ वाई वाई लेवल पे, और इसमें से अगर हम इनके एयूएम ब्रेकअप की बात करें तो 72% तो है हमारे होम लोन, जो अफोर्डेबल होम लोन की कैटेगरी में आता है। अफोर्डेबल होम लोन माने 5 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक के बीच में जो होम लोन देते हैं, जो जैसे आवास या एप्टस, ये सारे जो होम लोन देते हैं ये वही वही वाली कैटेगरी के होम लोन है, कि 5 लाख से लेके 15 लाख तक का होम लोन दिया, तो ये तो है 72% ऑफ द एयूएम। जो होम लोन वाला एयूएम है उसका उसका 72% तो अफोर्डेबल होम लोन से आता है, और बचा हुआ 28% आता है हमारा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाले सेगमेंट में से। यहाँ पर भी कुछ ज्यादा एसेट क्वालिटी में जो दिक्कत है, यहाँ पर भी सेम दिक्कत देखने को मिलती है, इनका भी ग्रॉस एनपीए नंबर ऊपर गया, बट यहाँ पर कंपैरेटिवली कम दिक्कत है एज कम्पेयर टू हमारा माइक्रो फाइनेंस डिवीजन। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस डिवीजन में तो देखो जितनी भी हमने अभी तक माइक्रो फाइनेंस कंपनी पढ़ी, सब में एसेट क्वालिटी डिटीरियोरेट ही किया। अभी हम कुछ कुछ 80 से ज्यादा वीडियो बना चुके हैं, 80 से ज्यादा कंपनी ट्रैक कर चुके हैं, और सब में हमने देखा है जितनी भी हमने फाइनेंशियल पढ़े, एक आधे को छोड़ के सब में जो भी माइक्रो फाइनेंस स्पेस में थे सबकी एसेट क्वालिटी खराब हुई। एक एक शायद मुथूट माइक्रो फाइनेंस एक एक्सेप्शन था जिसकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव करी, बाकी सब में एसेट क्वालिटी खराब हुई। और यहीं पर हमें ये यहाँ पर भी यही चीज देखने को मिलती है कि इनका हाउसिंग हाउसिंग वाले में भी एसेट क्वालिटी खराब हुआ, इनका ग्रॉस एनपी नंबर पहुंच गया 2.9% के आसपास का। अगर व्हीकल फाइनेंसिंग की बात करें तो व्हीकल फाइनेंसिंग में सबसे ज्यादा ग्रोथ आ रही है, 56% की आसपास की, 56 नहीं 63% के आसपास की ग्रोथ आ रही है, हमने पहले देखा ही था। और अगर इसमें सेगमेंटेशन की बात करें तो इसमें से 56% आता है हमारा कमर्शियल व्हीकल लोन से, 16% आता है टू व्हीलर लोन से, और 28% आता है हमारा पर्सनल व्हीकल लोन से। तो ये थी कहानी हमारे व्हीकल फाइनेंसिंग वाले सेगमेंट की। इनकी भी एसेट क्वालिटी खराब हुई, इनकी एसेट क्वालिटी खराब होकर पहुंच गई फ्रॉम 2.8% टू 3.6% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो हमने चार सेगमेंट पढ़े,
4 सेगमेंट में से जो गोल्ड वाला सेगमेंट है, चलो उसको अगर हम छोड़ भी दें, ओ कि हम माने कि भाई वो एकदम लिक्विड एसेट है, उसमें कोई हमें ग्रॉस एनपी, नेट एनपी नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है। बट बाकी जो तीनों सेगमेंट थे, तीनों सेगमेंट में हालत खराब ही है। या तो उनकी एसेट क्वालिटी पहले से ही बहुत खराब थी, जो थोड़ी-सी इंप्रूव हुई है, जो माइक्रो फाइनेंस केस में देखने को मिला, या फिर उनकी एसेट क्वालिटी पहले तो खराब थी, अब और भी ज़्यादा खराब हो गई है। जो हमने देखा हाउसिंग लोन वाले सेगमेंट में और हमारा व्हीकल फाइनेंसिंग वाले सेगमेंट में। अगर हम चौथे और आखिरी सेगमेंट पे आ जाते हैं, जो है एमएसएमई वाला सेगमेंट। एमएसएमई में लोन्स देते हैं करीबन छोटा सा ही है, 7-8% ही लोन देते हैं एमएसएमई में, बट उसकी भी एसेट क्वालिटी यहाँ पर खराब ही हुई है और उनका ग्रॉस एनपी नंबर पहुंच गया 3.4%। मतलब हर हर सेगमेंट में इनकी एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, हर सेगमेंट में। तो अब आप सोचो, अगर हर सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, तो ओवरऑल लोन बुक ग्रोथ कैसे आएगी? जब आपकी एसेट क्वालिटी खराब होने लग जाएगी, तो लोन बुक ग्रोथ आ नहीं सकता। आप एक बार गोल्ड लोन वाले को हटा भी दो, तो बाकी जितने भी सेगमेंट है वो तो बहुत ज्यादा लिक्विड है नहीं। उसमें भी जो एमएसएमई है, उसमें भी कुछ 10-15% पोर्शन तो अनसिक्योर्ड ही है। वहां पर भी लोन बुक ग्रोथ नहीं आ सकती। तो जब तक आपकी एसेट क्वालिटी नहीं सुधरेगी, आपका काम बनेगा नहीं। और एसेट क्वालिटी हम देख रहे हैं हर सेगमेंट में खराब ही होती जा रही है, खराब ही होती जा रही है। अब फाइनली आ जाते हैं हम नंबर के ऊपर। तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है इनका 19% ऑन अ वाई लेवल एंड 3.8% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा इनका 22% ऑन अ वाई लेवल एंड 5.1% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और पैट बढ़ा इनका 12% ऑन अ 11.7% ऑन अ वाई लेवल एंड डाउन था 1.2% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और अब जब आपका पैट ही डाउन है, तो आप देखोगे कि इनका आरओई गिर गया फ्रॉम 19%, सॉरी, इनका इनका आरओई गिर गया फ्रॉम 20% टू 19%। और इनका ओवरऑल लेवल पे आरओए भी गिर गया फ्रॉम 4.9% टू 4.5%। तो जब आपका आरओए और आरओई का ट्रेंड गलत डायरेक्शन में होता है, तो आपका मतलब कंपनी में कोई ज्यादा ढंग का कुछ हो नहीं रहा। अगर आप इसमें सीजनैलिटी इफेक्ट भी डाल दो, तो भी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब ही रहा, क्योंकि एक तो मेन सेगमेंट जो इनका गोल्ड लोन वाला सेगमेंट है, उसमें कुछ खास ग्रोथ आया नहीं। अगर अभी हम आगे चल के जैसे मुथूट को देख लेंगे, मुथूट के केस में अच्छा ग्रोथ आया इनके गोल्ड लोन, उनके गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में भी। तो यही थी कहानी हमारे मन्नापुरम मन्नापुरम फाइनेंस की। गोल्ड लोन कंपनी तो है, बट कुछ कुछ खास हो नहीं रहा है, क्योंकि सब एसेट क्वालिटी जब तक खराब रहेगा, तब तक आप कुछ अच्छा कर ही नहीं पाओगे। आपका लोन बुक ग्रोथ आएगा नहीं, और मार्केट आपको सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड करता है ग्रोथ के लिए। अगर आप ग्रोथ लेके नहीं आए हो, तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आपको पनिशमेंट ही मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। आप देखो, आपका स्टॉक प्राइस नहीं चलेगा जब तक आप ढंग की ग्रोथ नहीं दिखाओगे। और आपका जो मेजोरिटी पोर्शन है, जो मैं कहूँ सिक्योर्ड सिक्योर्ड वाला पोर्शन है, जो आपका गोल्ड लोन वाला पोर्शन है, बाकी भी सिक्योर्ड है, बट एकदम लिक्विड एसेट के साथ सिक्योर्ड जो पोर्शन है हमारा गोल्ड लोन वाला, वो ढंग के रेट पे ग्रो कर नहीं रहा है। और जो बचे हुए जो ग्रो कर रहे हैं, उन पे हमें एसेट क्वालिटी के इश्यू देखने को मिल रहे हैं, सबकी एसेट क्वालिटी बिगड़ती जा रही है। तो चलिए, यही थी कहानी मन्नापुरम फाइनेंस की। इसके अलावा हम 3-4 वीडियो और बना के 3-4 और नई कंपनियां ट्रैक कर लेंगे। और इस क्वार्टर में हम मोर देन 500 कंपनी ट्रैक करने ही वाले हैं, और उसमें सही राह पे हम निकले भी हैं। देखते हैं आगे चल के कितना हो पाता है। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।